जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक सेट 3 का केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे काम करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। ठीक है, तो आज का पहला नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो ध्यान रखना है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना? कितना होता है? 7, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। सिंपल है, याद रखेंगे। कार्बन के एक अपरूप का नाम लिखिए, है ना। कार्बन के क्या अपरूप होते हैं, है ना? हीरा, ग्रेफाइट, ये सब होता है। तो लिख सकते हैं, किसी एक को भी लिख सकते हैं ना। हीरा को भी लिख सकते हैं, हीरा। ग्रेफाइट लिख सकते हैं ना, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब क्या है? कार्बन का ही अपरूप है। बस किसी का भी नाम लिख देंगे। चलिए आगे है CH3Cl, IUPAC नाम क्या है? CH3Cl का IUPAC नाम क्या होगा? ये मेथिल क्लोराइड है। क्या है? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड, है ना। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड, है ना। अगर इसका संरचना सूत्र भी कहता लिखने के लिए तो हम लोग लिख सकते थे, है ना। क्योंकि मेथिल है, कार्बन है ना, यहाँ पर इसमें क्लोरीन एगो लगा हुआ है, यहाँ पे 3 गो बॉन्ड लगा देंगे, उसको हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। ठीक है, देख लीजिए CH3, एगो H, 2 H, 3 गो H, क्लोरीन यहाँ पे भी। तो ये क्या? मेथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र हो गया। अगर संरचना सूत्र बोलता तो इसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है, आधुनिक आवास सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, है ना। तो 18 होते हैं, हम लोग को पता है ना, है ना। है ना, ऊर्ध्व स्तंभ कितने होते हैं? 18। ठीक है, अगर वहीं पे आवर्त पूछता है तो 7 होता है। कितना? 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 18। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, 15 नंबर। क्या कर रहा है कि लिखा हुआ सवाल कि नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। जिसको सूत्र लिखेंगे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक नाम, ये इसका सूत्र हो गया, याद रहेगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित लिखा है कि यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए। इसका संरचना सूत्र लिखना है प्रोपेनॉल का। देखिए नॉल ऑल लगा है, इसमें अल्कोहल होगा, मतलब प्रोपेन मतलब जो है 3 कार्बन का अल्कोहल हुआ है, 3 कार्बन का अल्कोहल। तो 3 कार्बन, 1 2 3, इसमें एगो अल्कोहल जुटा होगा तो अल्कोहल होता है OH। इसमें वैलेंसी पूरा कर देंगे। हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 हो गया, ये भी 4, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, और सबको हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। किसका? तो ये हो गया प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र हो गया। सूत्र लिखना होगा संघनित सूत्र, तो C3H कितना हो गया? 2 2 4 3, है ना, 7, C3H7OH, ये इसका संघनित सूत्र हो गया, है ना, H7। ठीक है, चलिए अब एथीन का संरचना सूत्र C2H4 होता है। तो एथीन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्कान, इन लगा है, मतलब डबल बॉन्ड बोला होगा। तो एथीन है, 2 कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड लगा देंगे, इसमें हाइड्रोजन पूरा कीजिए। हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 गो है ही है, एगो है ना, 2 गो और हाइड्रोजन इसमें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 गो हो गया, इधर भी 2 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 गो हो गया। ये इसका एथीन का संरचना सूत्र हो गया। इसका संघनित सूत्र लिखेंगे तो कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो C2H4 हो जाएगा इसका संघनित सूत्र, याद रहेगा। तो इस तरीके से संरचना सूत्र हम लोग लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो देखते हैं अगला नंबर सवाल 17 नंबर। ठीक है, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग को जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम, ये ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है। इसका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देंगे, है ना, CaSO4 हाफ H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा? जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वेशन है, समीकरण है, याद रखना होगा, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हमको क्या कर रहा है, समजाति, है ना, श्रेणी क्या है? बहुत ही सिंपल, ध्यान रखेंगे। देखिए यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह हो, एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं तो है ना, CH4, है ना, CH4, C2H6, ठीक है, C3H8, है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बीच का गैप देखिए, है ना, देखिए गैप कितना का अंतर है? H2 का अंतर है ना, H2 देख लीजिए, H2 इसके बीच भी, है ना, H2, इसी का अंतर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार का योग जो है क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? समजातीय श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समजातीय श्रेणी। बस ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है,
तो अगले सवाल के लिए देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, लिखा है समस्थानिक क्या होता है ना, परिभाषित करना है। क्लोरीन के समस्थानिक लिखना है। देखिए समस्थानिक नाम से ही समस्थानिक है ना, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, समस्थानिक परमाणु संख्या समान हो है ना। जिसमें परमाणु संख्या समान होता है जिस तत्व का, समान स्थानिक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है उसमें। अगर जिसमें परमाणु भार अगर समान हो, परमाणु संख्या अगर असमान हो, भिन्न हो, तो वो समभारिक कहलाता है। बस इसको ध्यान रखना है। यहाँ समस्थानिक ध्यान रखेंगे, जब दो तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, तो उसको समस्थानिक कहेंगे। सिंपल है, ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का दो समस्थानिक होता है, एक होता है 35, एक होता है 37। C35 और क्लोरीन Cl35 और Cl37 याद रहेगा, बस ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें और उसका निष्कर्षण का वर्णन करना है। तो जस्ता का 3 प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, जिंक ब्लेड, कैलेमन और जिंकाइट। जिंक ब्लेड, कैलेमन और जिंकाइट जस्ता का प्रमुख 3 अयस्क होते हैं, याद रखना है ना। जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, कैलेमन और जिंकाइट। इसमें इसका जो निष्कर्षण होता है ना, जिंक ब्लेड और कैलेमन से ही इसका निष्कर्षण होता है, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखे भी होंगे, जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमन और जिंक ब्लेड से होता है, या जिंक ब्लेड कैलेमन जो भी बोले। ठीक है, तो कैलेमन और जिंक ब्लेड से ही जस्ता का निष्कर्षण होता है। कैसे होता है समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलेमन से क्या करेंगे, जस्ता का निष्कर्षण करेंगे। तो ध्यान रखना है, जस्ता का निष्कर्षण अगर हम कैलेमन से करते हैं तो कैलेमन जो है ना, ये क्या है ना, कार्बोनेट अयस्क है। और इसको हम लोग ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, है ना, निस्तापन अभिक्रिया को अपनाएंगे, निस्तापित करेंगे। और निस्तापन की क्रिया में क्या होता है, वो हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, है ना, उसको ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं तीव्रता से गर्म करके। तो ये प्रक्रिया होता है निस्तापन, जो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। बस अभी हम लोग ये समझना है कि निस्तापन करके उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलेमन अयस्क को निस्तापित करेंगे, निस्तापित करके उसको ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, मतलब जिंक का ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। अगर हमको जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो गया है, देखिए आगे हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। मैंने आपको बताया कि है ना, कैलेमन अयस्क जो है उसको क्या करेंगे, निस्तापित करेंगे। तो निस्तापित करेंगे तो उससे हमको जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। जैसे जिंक ऑक्साइड हमको मिलता है तो उसको क्या करेंगे, कार्बन के साथ, कार्बन चूर्ण के साथ मिला करके, ठीक है ना, शुद्ध जस्ता प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे हम इसको कार्बन चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, है ना, ZnO, जिंक ऑक्साइड में कार्बन जैसे मिलाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको जिंक प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जस्ता का निष्कर्षण कर सकते हैं, है ना, किससे, तो कैलेमन से। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जिंक ब्लेड से कैसे निष्कर्षण किया जाएगा। तो जिंक ब्लेड से जैसे करेंगे, तो जिंक ब्लेड से निष्कर्षण करने के लिए क्या है, सल्फाइड अयस्क है। ZnS क्या है, ZnS क्या है, ये सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क को हम लोग जब ऑक्साइड में बदलते हैं तो वहां पर भर्जन विधि लगाते हैं। मतलब ये कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तीव्रता से कम करके। वही चीज यहाँ पे लिखा होगा कि सांद्रित जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में जो है ना, तीव्रता से गर्म करके जो है जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड मिला हमको, तो जैसे वहां पे भी हम लोग क्या किए थे, जिंक ऑक्साइड मिला था तो है ना, कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करके फिर उसको क्या किए थे, शुद्ध जस्ता प्राप्त कर लिए थे। ठीक यहाँ पे भी वही काम करेंगे। जब हमको जिंक का ऑक्साइड मिल ही गया है तो हम क्या करेंगे, कार्बन के चूर्ण के साथ उसको मिला करके हम लोग शुद्ध जस्ता प्राप्त कर लेंगे। ध्यान देना है कि इस टाइम जो हमको जस्ता मिलेगा ना, वो प्योर नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, विद्युत अपघटन अभिक्रिया करके फिर से उसको प्योर किया जाएगा। ध्यान देना है कि प्राप्त जस्ता है ना अशुद्ध होता है, अतः इसे वैद्युत अपघटन करके जो है ना शुद्ध किया जाता है। फिर उसको वैद्युत अपघटन क्रिया करके फिर क्या करेंगे, हम उसको शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके